चलिए हम लोग देख रहे थे कि 2D फिगर और 3D फिगर। 2D फिगर जो हमारा होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ 2 डायमेंशन पाई जाती हैं, 2 भुजाएं पाई जाती हैं, और वो है मान लीजिए लंबाई और चौड़ाई। 3D फिगर होता है तो 3D फिगर में 3 चीज़ें पाई जाती हैं, लंबाई भी, चौड़ाई भी और ऊंचाई भी। जैसे 3D का अगर उदाहरण मैं आपको दूं तो 3D फिगर के उदाहरण हैं, जैसे मान लीजिए आपका घन हो गया, घनाभ हो गया, घन के बारे में पढ़ेंगे, घनाभ हो गया। उसके बाद से बेलन हो गया, बेलन जिसको सिलेंडर कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद से शंकु हो गया, गोला हो गया, गोला यानी स्फेयर जिसे कहा जाता है, ठीक है। 2D फिगर में तो आप जानते ही होंगे, पॉइंट बिंदु हो गया, रेखा हो गई, रेखाखंड हो गया, किरण हो गया, त्रिभुज हो गया, चतुर्भुज हो गया, ठीक है। तमाम आकृतियाँ हैं, विस्तार से हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आपको आकृति के बारे में समझ में आ रहा होगा कि आकृति कितने तरह की होती है। आकृति 2 तरह की होती है, ठीक है। आकृति 2 तरह की होती है, एक 2D फिगर हमारा होता है और एक 3D फिगर होता है। सबसे पहले हम लोग इस ज्योमेट्री की थ्योरी की क्लास में सबसे पहले 2D फिगर के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, फिर 3D फिगर के बारे में पढ़ेंगे। ये जो क्लास है हमारी बिल्कुल 0 लेवल से बहुत ही धीरे धीरे मैं चल रहा हूँ। जिन बच्चों को बिल्कुल नहीं ज्योमेट्री आती होगी उनको ज्योमेट्री पूरी तरह से समझ में आएगी, ठीक है। ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। चलिए फिगर के बारे में मैं आपको बता दिया, अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। अब हमारा आ गया सबसे पहला ज्योमेट्रिकल फिगर जिसको ज्यामिति कहा जाता है, पॉइंट कहा जाता है, बिंदु कहा जाता है, जिसको हिंदी में अगर कहें तो क्या कहा जाता है, बिंदु, ठीक है। किसी भी फिगर का शुरुआत यहीं से होता है। इस धरती पर, इस ब्रह्मांड में किसी भी वस्तु की जो सबसे छोटी कड़ी है, जो एटम कहलाती है, परमाणु कहलाती है, तो ये समझ लीजिए कि ये ज्योमेट्री का एटम है, परमाणु है, ये सबसे छोटा कण है। इसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। इसके बिना सारे के सारे लोग अधूरे हैं। बिंदु के बिना सारे के सारे लोग अधूरे हैं, ज्योमेट्री में जितने लोग होते हैं, ठीक है ना। आप लोगों की बात नहीं हो रही है, ठीक है। बिंदु यानी पॉइंट किसे कहते हैं हम लोग, बिंदु किसे कहते हैं। तो मान लीजिए कि ये कोई समतल है, ये समतल है, और समतल में ये हो गया हमारा पॉइंट को हमेशा कैपिटल लेटर से लिखते हैं। जब भी हम ज्यामिति में बिंदु को दिखाते हैं, दर्शाते हैं, तो हमेशा अंग्रेजी के बड़े अक्षर कैपिटल लेटर में लिखते हैं। इसको ए भी लिख सकते थे, बी भी मैं लिख सकता था, सी कुछ भी लिख सकता था, ठीक है ना। तो ये ए हो गया हमारा, मान लीजिए बिंदु ए है। अब बिंदु के बारे में डिफिनीशन हम लोग जानेंगे कि क्या होती है। तो बिंदु एक हमारी ज्योमेट्री में मैं जितना फिगर आपको पढ़ाऊंगा, सबसे पहले तो एक शब्द उसके पीछे लगाना आप लोग सीख लीजिएगा कि सभी के सभी फिगर को हम लोग क्या कहते हैं, ज्यामिति या आकृति कहते हैं। सभी फिगर को हम लोग क्या कहते हैं, तो सभी फिगर को ज्यामिति आकृति कहते हैं। सभी फिगर को हम लोग ज्यामिति आकृति कहते हैं, ठीक है। जितने फिगर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, त्रिभुज एक ज्यामितीय आकृति है, रेखा एक ज्यामितीय आकृति है, बिंदु एक ज्यामितीय आकृति है, यानी सभी के सभी ज्यामितीय आकृति है। तो बिंदु क्या होता है, तो बिंदु एक ऐसा ज्यामितीय फिगर होता है या एक ऐसी ज्यामितीय आकृति होती है जिसकी न कोई लंबाई होती है, न कोई चौड़ाई होती है, और न ही उसकी कोई मोटाई या ऊंचाई होती है। बिंदु एक ऐसा फिगर है जिसमें लंबाई नहीं पाई जाती है, चौड़ाई नहीं पाई जाती है, ऊंचाई नहीं पाई जाती है, ऊंचाई या मोटाई जिसको कहते हैं, मोटाई को इंग्लिश में थिकनेस कहा जाता है, नहीं पाई जाती है, ठीक है। यानी बिंदु में न लंबाई पाई जाती है, न चौड़ाई पाई जाती है, और न ही मोटाई पाई जाती है। तो आखिरकार बिंदु होता क्या है, बिंदु होता है लेकिन उसकी कोई लंबाई चौड़ाई ऊंचाई नहीं होती है। वो होता क्या है, सपोज करिए कि मान लीजिए कि आपके शहर में या आपके गांव में कोई रेस का कार्य हो रहा है, यहाँ से और यहाँ तक के बीच में दौड़ लगाना है। रेस हो रही है, बाइक की रेस हो रही है, कार की रेस हो रही है, या मनुष्य अपने में आपस में बच्चे दौड़ने वाले हैं, सपोज करिए।
तो यहाँ से दौड़ हमें कराना है और यहाँ तक दौड़ समाप्त करा देना है हमको, ठीक है। तो जब बच्चे यहाँ पर खड़े रहेंगे तो उनकी इस स्थिति को दिखाने के लिए हम पॉइंट का प्रयोग करते हैं, और इस भी स्थिति को दिखाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? पॉइंट का प्रयोग करते हैं। यानी पॉइंट क्या होता है, इंग्लिश में कहें तो इट इज ए मार्क ऑफ पोजीशन। यह एक पोजीशन का मार्क होता है, चिन्ह होता है किसी भी पोजीशन को दिखाने के लिए। मैं यहाँ पर खड़ा हूँ तो यहाँ पर नीचे एक बिंदु से दिखा, जैसे पहले मैं यहाँ खड़ा था, फिर मैं जस्ट आगे आ गया तो मैं यहाँ पर आ गया हूँ, ठीक है। ये क्या, अब नीचे क्या लगाएंगे? बिंदु लगाएंगे। मान लीजिए कि आप यहाँ पर थे, कोई बच्चा दौड़ते हुए यहाँ तक आया हुआ है और कोई बच्चा दौड़ते हुए यहाँ तक आया हुआ है, कोई दौड़ते हुए यहाँ तक आया हुआ है। तो इसका पोजीशन जस्ट यहाँ का दिखाने के लिए इस बिंदु से दिखाएंगे, इसका पोजीशन जस्ट यहाँ दिखाने के लिए इस बिंदु से दिखाया जाएगा, इसका पोजीशन इस बिंदु से दिखाया जाएगा। यानी इसको कह सकते हैं कि इट इज ए मार्क ऑफ पोजीशन, मार्क ऑफ पोजीशन, मार्क ऑफ पोजीशन। यानी बिंदु क्या होता है? किसी भी स्थिति को दर्शाता है, स्थिति को दिखाता है, किसी भी पोजीशन को दिखाता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये डिफिनीशन आपको समझ में आ रही होगी। बिंदु के बारे में और कुछ नहीं होते, बिंदु में कोई लंबाई ही नहीं पाई जाती है, कोई चौड़ाई नहीं पाई जाती और कोई मोटाई या ऊंचाई पाई ही नहीं जाती है, ठीक है। चलिए, उम्मीद करते हैं आप इस सबको नोट भी कर रहे होंगे, नोट भी करते रहिए। अगर आपको इच्छा रहेगी कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ये सारी चीज़ें जो मैं लिख रहा हूँ, अगर इसको PDF के फार्म में अगर आपको चाहिए तो PDF के फार्म में भी ये आपको मिल सकता है, ठीक है ना। आप मेरे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं आपको PDF फॉर्म भी इसका दे दूँगा, 9795224657। इस नंबर पर आप व्हाट्सअप करके लिख दीजिएगा कि ज्योमेट्री की हमें PDF चाहिए, तो मैं आपको ये PDF प्रोवाइड करा सकता हूँ, ठीक है। 1 मिनट बस मैं आपका समय लूँगा। चलिए, बिंदु के बारे में सब समझ में आ गया, सारा पॉइंट समझ में आ गया। यही 3 मुख्य पॉइंट है कि इसकी कोई न लंबाई, न चौड़ाई और न ही ऊंचाई या मोटाई, ठीक है ना। चलिए, अब हम लोग अब अगले डिफिनीशन की तरफ बढ़ते हैं। अगली डिफिनीशन आ गई लाइन। लाइन को हिंदी में क्या कहा जाता है? तो लाइन को हिंदी में रेखा कहा जाता है। लाइन को हिंदी में क्या कहा जाता है? लाइन को हिंदी में रेखा कहा जाता है। रेखा क्या होती है? तो एक ज्यामितीय आकृति होती है। मैं बताया हूँ अभी जस्ट पहले ही मैं आपको बताया हूँ कि आप एक शब्द सीख लीजिए, किसी भी फिगर को आप कह सकते हैं कि यह एक ज्यामितीय फिगर है, ठीक है। चलिए, तो रेखा भी हमारी क्या हो गई? एक ज्यामितीय आकृति हो गई। रेखा हमारी क्या हो गई? एक ज्यामितीय आकृति हो गई। अब रेखा में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं? तो रेखा में, रेखा दिखती कैसी है? सबसे पहले तो हम रेखा को बनाएंगे। ये देखिए, हमारी ये रेखा है, ठीक है, ये रेखा है। अब रेखा में होता क्या है, पाया क्या जाता है? रेखा में चीज़ें पाई क्या जाती हैं? क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं रेखा में? देखिए, देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा कि रेखा में असंख्य बिंदु पाए जाते हैं। एक रेखा में अनगिनत बिंदु पाए जाते हैं, या यह कहें कि असंख्य बिंदु पाए जाते हैं। असंख्य बिंदु पाए जाते हैं। असंख्य, जिसकी संख्या निश्चित नहीं है, या अनगिनत उसको कह सकते हैं, इंडेफिनिट कहा जाता है, ठीक है ना। यानी असंख्य बिंदुओं से मिलकर हमारी रेखा बनती है। यानी छोटे 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 जब बिंदु एक के करीब आने लगते हैं, आपस में जब करीब चिपकने लगते हैं, तो एक बिंदु का निर्माण होने लगता है और ऐसे करके रेखा का निर्माण होने जा। देखिए, जब बिंदु आपस में धीरे 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 चिपकते जा रहे हैं, चिपकते जा रहे हैं, तो देखिए क्या हो जा रहा है, रेखा हमारी तैयार होती चली जा रही है, ठीक है। तो कितने बिंदु आपस में चिपक रहे हैं हम तो जान ही नहीं सकते हैं, ठीक है। यानी असंख्य बिंदुओं से मिलकर हमारा किसका निर्माण होता है? तो रेखा का निर्माण होता है, ठीक है। आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब रेखा कई तरह की होती है, रेखा भी कई तरह की होती है, अभी मैं उसको बताऊंगा। सबसे पहले एक चीज़ और पाई जाती है रेखा में, तो रेखा में पाया जाता है आपका
रेखा में लंबाई पाई जाती है। रेखा में क्या पाई जाती है? लंबाई पाई जाती है। रेखा में क्या पाई जाती है? लंबाई। रेखा में चौड़ाई नहीं पाई जाती है। रेखा में कोई चौड़ाई नहीं पाई जाती और कोई ऊंचाई नहीं पाई जाती है। एक रेखा में सिर्फ और सिर्फ लंबाई पाई जाती है। और वो लंबाई भी कैसी होती है? तो रेखा में जो ये इधर तीर लगा हुआ है और ये इधर तीर लगा हुआ है, ये इसको दिखा रहा है कि ये रेखा दोनों दिशाओं में अनंत तक गई हुई है, अनंत तक फैली हुई है। मतलब इधर भी ये रुक नहीं सकती और इस दिशा में भी ये रुक नहीं सकती। तो जब रुकेगी ही नहीं कभी, दोनों दिशाओं में फैलाया जा सकता है। अगर एक आसान भाषा में और समझें तो सपोज करिए कि आपके पास रस्सी का एक ऐसा गट्ठर है कि जिसको आप ओपन करते जाइए, खोलते जाइए, लेकिन वो कभी समाप्त होने वाली नहीं है। वही रेखा होती है। तो जब समाप्त ही नहीं होगी तो आप उसकी लंबाई बता पाएंगे? इतना तो जान सकते हैं कि हाँ उसमें लंबाई पाई जाएगी, ऐसे धीरे धीरे लंबा होता चला जाएगा। तो लंबाई तो पाई जाएगी, लेकिन कैसी लंबाई? अनिश्चित लंबाई पाई जाती है। लंबाई भी कैसी होती है? अनिश्चित, जो निश्चित नहीं होती है, अनिश्चित लंबाई पाई जाती है आपकी। एक रेखा में कैसी लंबाई पाई जाती है? अनिश्चित लंबाई। और चौड़ाई और ऊंचाई आपकी नहीं पाई जाती है। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा कि रेखा में लंबाई तो पाई जाती है लेकिन अनिश्चित पाई जाती है, चौड़ाई और ऊंचाई बिल्कुल नहीं पाई जाती है। ठीक है, अब हम लोग ध्यान देंगे कि रेखा कितने प्रकार की होती है। रेखा का हम लोग प्रकार देखेंगे। रेखा का प्रकार हम लोग देखेंगे, टाइप्स ऑफ लाइन। रेखा का हम लोग प्रकार देखने वाले हैं। चलिए, पहला रेखा होता है हमारा जिसको कहते हैं सीधी रेखा। पहली रेखा जो हमारी होती है जिसको हम लोग कहते हैं सीधी रेखा कहा जाता है। दूसरा जो हमारा होता है वो होती है वक्र रेखा। दूसरी रेखा हमारी कौन सी होती है? वक्र रेखा। तीसरी रेखा हमारी कौन सी होती है? तो टेढ़ी मेढ़ी रेखा। टेढ़ी मेढ़ी, टेढ़ी मेढ़ी रेखा होती है। ठीक है, सीधी रेखा को क्या कहा जाता है? तो इंग्लिश में सीधी रेखा को कहा जाता है स्ट्रेट लाइन कहा जाता है। सीधी रेखा ये हो गई, ये हमारी सीधी रेखा हो गई, स्ट्रेट लाइन। यानी सीधी रेखा होगी जो एकदम सीधे पथ में चलेगी, जिस दिशा वो नहीं चेंज करेगी अपना। जिस दिशा में निकल चुकी हैं, रेखा में दो दिशाएं होंगी, एक इस दिशा को, एक इस दिशा को, इसकी दिशा नहीं चेंज होगी, वो सीधी रेखा होती है। सीधी रेखा कभी अपनी दिशा को नहीं चेंज करती है। जैसे मान लीजिए कि इस दिशा को निकल गई है तो ये सीधी रेखा है, ये अपनी दिशा को नहीं चेंज करेगी। ये नहीं कि इस दिशा में जा रही है फिर इधर निकल जाएगी, ऐसा नहीं होगा। इस दिशा में जा रही है तो ऐसा नहीं है कि इधर निकल जाएगी, चाहे इधर निकल जाएगी। रेखा क्या होती है कि सीधी जिन दिशाओं में जाती है अनंत तक जाती है। ठीक है, उसके बाद से आएगा हमारा वक्र रेखा, जिसको इंग्लिश में कर्व लाइन कहा जाता है। वक्र रेखा यानी कर्व लाइन। कर्व लाइन यानी वही मोड़दार वाला, जैसे समुद्र की लहरें चलती हैं। कर्व लाइन का मतलब यही होता है, समुद्र की लहरों वाली लाइन, जैसे ऐसे ऐसे करते हुए, डांस करते हुए जो चलेगी, जो लाइन चलेगी, स्नेक के स्टाइल में, जो सर्प वगैरह चलते हैं, सर्प के, ठीक है ना। नागिन डांस जो किया जाता है, नागिन डांस वाला स्टाइल किसका है? वक्र रेखा का है। और इस नागिन डांस को, इस नागिन को मारा किससे जाएगा? इस नागिन डांस वाले स्नेक को मारा जाएगा सीधे डंडे से। स्ट्रेट लाइन से मारा जा सकता है, सीधे डंडे से पीटा जाएगा उसको। ठीक है ना, समझ में आपको आ रहा होगा। लेकिन ये एक ऐसा डंडा है कि इसको कोई उठा भी नहीं सकता, इसकी लंबाई अनिश्चित है, पता ही नहीं है, आप उठाएंगे तो कहाँ से उठेगी। ठीक है ना, उसका भी सॉल्यूशन अभी हम आपको देने वाले हैं। ठीक है, आप सपोज करिए कि जो सीधी रेखा वाला डंडा है, आपको सर्प को मारना है, आपको इतना बड़े डंडे की आवश्यकता है, इतने बड़े डंडे की, और वो तो अनंत तक गई हुई है, तो कैसे अब काम चलेगा अभी मैं बताता हूँ। ठीक है, अब बात आएगी जिग जैग लाइन की। टेढ़ी मेढ़ी रेखा कैसे होती है?
ये स्ट्रेट ही चलती है, ये भी स्ट्रेट चलती है, लेकिन दिशा बार बार चेंज करती रहती है। वक्र रेखा और टेढ़ी मेढ़ी रेखा, इन दोनों का एक ही नियम है कि हमेशा अपनी डायरेक्शन को चेंज करती रहती हैं। जैसे देखिए वक्र रेखा पहले क्या था, पहले इसकी दिशा ये थी, लेकिन फिर दिशा ऊपर की तरफ हो गई, फिर दिशा ऊपर की तरफ जाना चाहिए तो फिर नीचे की तरफ दिशा हो गई, फिर यानी दिशा बार बार इसकी चेंज होती जा रही है। और टेढ़ी मेढ़ी लाइन ऐसी होती है, ये सीधे सीधे चलेगी लेकिन ऐसे चलेगी, जिग जैग लाइन। जैसे ब्रश वगैरह आप लोग करते हैं, दातुन वगैरह करते हैं, तो जो जिग जैग मोशन में करते हैं आप लोग, ऐसे सीधे नीचे ऐसे करके, ठीक है, ये जिग जैग लाइन हो जाएगी, टेढ़ी मेढ़ी रेखा हो जाएगी हमारी। चलिए, ये तो टेढ़ी मेढ़ी रेखा हो गई, जिग जैग लाइन हो गया। उसके बाद से हम लोग आगे बढ़ते हैं। रेखा के बारे में आपको बता दिया, रेखा 3 प्रकार का होता है। एक हमारी सीधी रेखा हो जाएगी, एक हमारा वक्र रेखा हो जाएगा, और एक हमारी टेढ़ी मेढ़ी रेखा हो जाएगी, जिग जैग लाइन हो जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। रेखा में क्या क्या चीज़ पाई जाती है, तो अनिश्चित लंबाई बस पाई जाती है। रेखा में लंबाई पाई जाती है, कोई चौड़ाई नहीं पाई जाती है, यानी कोई चौड़ाई नहीं और कोई मोटाई या ऊंचाई नहीं पाई जाती है। ठीक है, चलिए हम लोग अपने अगले डिफिनीशन की तरफ बढ़ते हैं, अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। लाइन सेगमेंट, वो जो डंडा जो स्नेक को मारना था, उस डंडे की बात हो रही है। कुछ करना नहीं है, जैसे ये मार्कर है, मुझे लिखने के लिए इतने बड़े मार्कर की आवश्यकता है, तो ये क्या किया हूँ मैं, उसी बड़े वाले डंडे या समझ लिए कि उस अनिश्चित लंबाई वाले मार्कर से मैं तोड़ के निकाल लिया हूँ, यानी लाइन का एक सेगमेंट ले लिया हूँ। सेगमेंट मतलब एक टुकड़ा ले लिया हूँ, यानी उसी बड़ी वाली लाइन का मैं एक टुकड़ा ले लूँगा तो उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे रेखा खंड कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है, रेखा खंड कहा जाता है, लाइन सेगमेंट कहा जाता है। यानी किसी भी रेखा का एक टुकड़ा लाइन सेगमेंट कहलाता है। ठीक है, देखिए रेखा में कुछ चीज़ें छूट रही थी, छूट क्या रही है, जैसे मान लीजिए कि ये स्ट्रेट लाइन है, सपोज करिए कि जो ये स्ट्रेट लाइन है हमारी, तो स्ट्रेट लाइन को दिखाते कैसे हैं, इसका नामकरण कैसे किया जाता है ज्योमेट्री में। अगर नाम लिखना रहेगा तो इसको कैपिटल लेटर से, कैपिटल ए इधर लिख दे रहे हैं, कैपिटल बी इधर लिख दे रहे हैं, यानी इधर ए दिशा तक मतलब ए तक जाएगा, इधर बी तक जाएगा। बी अब निश्चित नहीं है कि कहाँ तक है, ठीक है ना। तो इसको अगर दिखाना रहेगा तो हम ऐसे दिखा सकते हैं कि हमारा क्या है, ए बी रेखा है, ए बी रेखा, या इसको बी ए रेखा भी कह सकते हैं। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको दिखाने के लिए, ए बी रेखा भी इसको लिख सकते हैं, बी ए रेखा भी लिख सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग लाइन सेगमेंट पर आते हैं। लाइन सेगमेंट किसी भी रेखा का एक ऐसा हिस्सा जिसकी लंबाई निश्चित होती है, रेखा का किसी भी रेखा का एक ऐसा टुकड़ा जिसकी लंबाई निश्चित हो। रेखा की तो लंबाई अनिश्चित थी, लेकिन रेखाखंड की लंबाई निश्चित होती है। जैसे मान लीजिए कि मुझे 10 मीटर के डंडे से मारना है स्नेक को, तो 10 मीटर डंडा मैं उसी रेखा में से काट चुका हूँ। यहाँ काटा हूँ, जहाँ से पहले बिंदु ए पर काट दिया हूँ और दूसरा बिंदु बी पर काट दिया हूँ। वो रेखा ये डांसिंग करते हुए जा रही थी दूर तक, मैं इसी में से ये 10 मीटर का मैं डंडा काट लिया हूँ अपना। किसके लिए काटा हूँ, जो ये नागिन था इसको मारने के लिए। ठीक है ना, चलिए उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा कि जो रेखाखंड हमारा होता है क्या होता है, किसी भी रेखा का एक टुकड़ा होता है, उसी को हम लोग रेखाखंड कहते हैं। ठीक है, रेखाखंड की लंबाई कैसी होती है, तो इसकी लंबाई निश्चित होती है। रेखाखंड की लंबाई क्या होती है, निश्चित होती है, यानी रेखाखंड में लंबाई पाई जाती है, इसमें भी चौड़ाई नहीं पाई जाती है और कोई ऊंचाई या मोटाई नहीं पाई जाती है। मोटाई को इंग्लिश में थिकनेस कहा जाता है। ठीक है, ये होता है हमारा रेखाखंड। अब आगे बढ़ते हैं, आगे आ गया रे, यानी किरण आ गई। किरण ये होता है, किरण के बारे में जैसे मान लीजिए रे को हिंदी में क्या कहा जाता है, तो किरण कहा जाता है। रे को हिंदी में किरण कहा जाता है। अब किरण क्या होता है, तो मान लीजिए कि ये सूर्य हमारा एक निश्चित होता है और सूर्य से तमाम किरणें निकलती हैं, सूर्य से तमाम किरणें हमारी निकलती हैं। ठीक है, सूर्य से तमाम किरणें निकलती हैं, यानी कहने का मतलब ये है कि ये किरण भी एक रेखा होती है,
लेकिन कैसी रेखा होती है, तो किरण हमारी एक ऐसी रेखा होती है जिसको हमें ये पता है कि वो कहाँ से निकली हुई है, हमको ये पता है कि वो कहाँ से निकली हुई है, ठीक है ना। कि ये किरण मान लीजिए कि यहाँ सूर्य से निकल रही है, तो हमको पता है कि इसका प्रारंभिक बिंदु तो हमें पता है, यानी जो किरण होती है, देखिए ये किरण है, तो किरण का ये हमारा कौन सा बिंदु है, प्रारंभिक बिंदु। प्रारंभिक बिंदु, किरण का प्रारंभिक बिंदु तो हमें पता रहता है, ठीक है ना, प्रारंभिक बिंदु हमें पता रहता है। इसी को इंग्लिश में इनिशियल पॉइंट भी कहा जाता है, प्रारंभिक बिंदु को ही इनिशियल पॉइंट भी कहा जाता है। प्रारंभिक बिंदु, किसी भी किरण का प्रारंभिक बिंदु हमें पता रहता है, लेकिन उसका अंतिम कहाँ हो रहा है, इंड कहाँ कर रही है, तो इसका इंड किधर होगा, द इंड किधर होगा हमको नहीं पता है, ठीक है ना। लेकिन ये निकली कहाँ से है, मान लीजिए इसको ओ नाम मैं दे रहा हूँ और इधर ए तक जा रही है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ओ ए किरण हो जाएगी। ओ से शुरू हुई है, ए तक गई है, ओ ए किरण। इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, ए ओ नहीं लिख सकते हैं, ये रॉन्ग हो जाएगा, ए ओ नहीं लिख सकते हैं। ए ओ का मतलब ये हो जाएगा कि ए से शुरू हुआ है, ओ तक गया है, लेकिन यहाँ तो बात अलग दिखाई दे रहा है, फिगर में कुछ अलग दिखाई दे रहा है, ठीक है। यानी रे यानी किरण के बारे में भी आपको समझ में आ रहा होगा। किरण क्या है, वो भी एक रेखा होती है, लेकिन जिसकी लंबाई कैसी होती है, इसकी भी लंबाई अनिश्चित होती है, लेंथ इसमें भी पाई जाती है, लेकिन लेंथ कैसी होती है, अनिश्चित होती है, ठीक है। मान लीजिए नहीं लिख रहा हूँ, चाहे लिख भी दे रहे हैं, इसकी लेंथ कैसी होती है, अनिश्चित होती है, लेंथ इसकी भी अनिश्चित होती है, लेंथ इसकी अनिश्चित होती है, ठीक है। इसमें भी कोई चौड़ाई नहीं पाई जाती है और कोई ऊंचाई नहीं पाई जाती है, ये दोनों चीज़ें नहीं पाई जाती है किरण में भी, ठीक है। किरण का कार्य भी रेखा की तरह होता है। किरण का हमें प्रारंभिक बिंदु पता होता है। अब ये प्रारंभिक है कि अंतिम बिंदु है, ये भी क्लियर नहीं जल्दी हो पाता है, ठीक है। तो इसको प्रारंभिक बिंदु भी कहते हैं और इसी को अंत्य बिंदु भी कहते हैं। एक शब्द होता है हिंदी में अंत्य, अंत्य बिंदु भी इसी को कहा जाता है। उम्मीद करते हूँ ये क्लास आपको समझ में आ रही होगी। बिल्कुल बेसिक से बहुत धीरे धीरे मैं आपको सारी चीज़ें सिखा रहा हूँ, ठीक है। जिस बच्चे को बिल्कुल ज्योमेट्री नहीं आती होगी उनको भी आज सब कुछ समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए अगले डिफिनीशन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला डिफिनीशन हमारा आ गया इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन को हिंदी में प्रतिच्छेदी रेखा कहा जाता है, प्रतिच्छेदी रेखा कहा जाता है, प्रतिच्छेदी रेखा कहा जाता है इसको। इंटरसेक्टिंग लाइन को क्या कहा जाता है, तो प्रतिच्छेदी रेखा कहा जाता है। देखिए जैसे मान लीजिए कि कोई रेखा ऐसे डांस करते हुए जा रही है, सपोज करिए, ठीक है, और किसी अन्य दिशा से भी एक रेखा डांस करते हुए आ रही है और इसमें टक्कर हो जाती है। तो जब दो रेखाएं एक दूसरे में टक्कर कर लेती हैं या एक दूसरे को कट कर देती हैं या एक दूसरे के ऊपर से होकर चली जाती हैं, तो उन दोनों रेखाओं को कहा जाता है कि ये दोनों रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर दे रही हैं, ये दोनों रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर दे रही हैं, ठीक है ना। यानी मान लीजिए कि ये ए बी रेखा है और ये सी डी रेखा है, मान लीजिए, तो ये दोनों रेखा एक दूसरे को, जहाँ ये इस बिंदु को मैं कह दूंगा कि ये प्रतिच्छेदी बिंदु हो गया, जहाँ ये प्रतिच्छेद कर रहे हैं इसको क्या कह सकते हैं हम, प्रतिच्छेदी बिंदु, इंटरसेक्टिंग पॉइंट, प्रतिच्छेदी बिंदु भी कहा जा सकता है इसको। ये हो गया हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट, प्रतिच्छेदी बिंदु हो गया, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ रहा होगा। मान लीजिए इसको ओ नाम से मैं दे रहा हूँ और ये हमारा तो बिंदु ओ हमारा प्रतिच्छेदी बिंदु हो गया, और ए बी कामा सी डी ये दोनों रेखाओं को क्या कहेंगे, इन दोनों रेखाओं को हम लोग प्रतिच्छेदी रेखा कहेंगे, ठीक है। यानी जरूरी नहीं है कि रेखा ही एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे, रेखाखंड भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकता है। ये देखिए इंटरसेक्टिंग हो गए, कई बार इंटरसेक्ट हो सकता है, देखिए कई बार इंटरसेक्टिंग हो जा रहा है, ठीक है ना। यानी जब दो रेखाएं एक दूसरे के ऊपर से होती हुई चली जाएं या एक दूसरे को कट कर दें या एक दूसरे से एक्सीडेंट हो जाए, तो उसी को एक्सीडेंटल रे या उसी को हिंदी में कहें तो प्रतिच्छेदी रेखा, या इंग्लिश में जाने तो इंटरसेक्टिंग लाइन उसी को कहा जाता है, प्रतिच्छेदी रेखा कहा जाता है। सबसे हमारी लास्ट परिभाषा आ गई
पैरेलल लाइन, ठीक है। अब मान लीजिए कि दो लाइन थी, डांस करते हुए जा रही थी, तो इंटरसेक्ट कर दे। अब मान लीजिए कि दो रेखा ऐसी है जो ये डांस करते हुए जा रही है, एक रेखा ये है डांस करते हुए जा रही है और एक रेखा और भी डांस करते हुए जा रही है, लेकिन ये कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर पा रही है, एक दूसरे का इनमें एक्सीडेंट कभी नहीं हो पा रहा है, ठीक है। क्यों नहीं एक्सीडेंट हो पा रहा है? क्योंकि इनके बीच की जो ये दूरी है, जो इनके बीच की जो ये परपेंडिकुलर दूरी है, ये लंबवत दूरी है ट्रेन के पटरी के तरफ। ट्रेन की पटरी जब कहीं अगर कम और ज़्यादा हो जाएगी तो ट्रेन क्या हो जाएगी, अपने रास्ते से उतर जाएगी और एक्सीडेंट हो सकता है। लेकिन मान लीजिए कि जब एक्सीडेंट हो सकता है तो प्रतिच्छेदी रेखा हो जाएंगी, जो उनकी दो पटरियाँ हो जाएंगी वो प्रतिच्छेद कर देंगी, एक्सीडेंट करा देंगी। लेकिन मान लीजिए कि कभी नहीं अगर एक्सीडेंट नहीं हो रहा है तो क्लियर है कि उन दोनों पटरियों के बीच, दोनों पटरियों को कह सकते हैं कि दोनों पटरियां कैसी हैं, पैरेलल हैं, समांतर हैं, ठीक है। समांतर यानी इनके बीच का अंतर समान है। हिंदी में इसको क्या कहा जाता है, समांतर रेखा कहा जाता है। इसको हिंदी में क्या कहा जाता है, समांतर रेखा कहा जाता है, पैरेलल लाइन कहा जाता है, समांतर रेखा कहा जाता है, जो कहीं प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, जो नॉट इंटरसेक्ट, जो इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, नॉट इंटरसेक्टिंग, जो इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, एक दूसरे को जो इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, पैरेलल लाइन या समांतर रेखाएं कहते हैं, ठीक है। समांतर रेखा का सबसे बेहतर उदाहरण है रेल की जो पटरियाँ होती हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये पूरा का पूरा क्लास आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। मैं बिल्कुल बेसिक लेवल से इस क्लास को स्टार्ट किया हूँ, बाकी बात हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। ये हमारा पहला लेक्चर था। अगर ये वीडियो अगर आपको पसंद आई होगी तो आप अपने साथी बंधु में इसको ज़रूर शेयर करिएगा और हमारे चैनल को लाइक करना ना भूलिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और आपको क्लास आगे की भी क्लास समय से पढ़ना है, समय से उसके नोटिफिकेशन अगर आपको मिले तो उसके लिए बेल आइकन को आप लोग दबा सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं पूरा का पूरा क्लास समझ में आ गया। ये हमारा क्लास किसके लिए था, तो जो सीटेट का दिसंबर में एग्ज़ाम होने वाला है, या यूपी टेट का भी ये हो रहा है कि यूपी टेट का भी एग्ज़ाम हो सकता है, लेकिन यूपी टेट के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। सीटेट की उम्मीद ज़्यादा है कि सीटेट दिसंबर में एक बार हो जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि सीटेट जो सीबीएसई के द्वारा कंडक्ट कराई जाती है, तो सीबीएसई का ये प्रयास रहता है कि एक वर्ष में वो 2 बार सीटेट कंडक्ट करा ले, ठीक है। जो ये पूरी क्लास है पेपर 1 और पेपर 2 के लिए दोनों इंपॉर्टेंट रहेगी, यानी जो हमारा प्राइमरी लेवल का है और जो जूनियर लेवल का पेपर होता है, दोनों पेपर के लिए हम लोग मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। आज तो मैं सारा बेसिक चीज़ें बताया हूँ, अगले दिन से हम लोग और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। सभी 2D फिगर को और उनके सभी गुणों के बारे में पढ़ेंगे, सभी 3D फिगर और उनके गुणों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको ये क्लास बेहतर लगी होगी, तो इस क्लास को सपोर्ट करना ना भूलिएगा, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।